गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में मासूम प्रद्युम्न की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि स्कूलों में आपके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। ये सवाल उन महंगे स्कूलों पर भी है जो सालाना लाखों रुपए की फीस वसूलते हैं। ये सवाल उन स्कूलों पर भी है जिन्हें दूसरा घर माना जाता है। वैसे बता दूं आपको कि हमारे देश में 8वीं तक के तकरीबन 13 लाख स्कूल हैं, जिनमें करीब 19 करोड़ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। सवाल उन 19 करोड़ बच्चों की सुरक्षा का है। समझना होगा कि स्कूल में मासूम की मौत सिर्फ स्कूल पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। तो सवाल सिस्टम की विफलता को लेकर हैं और सवाल समाज की बदलती सोच को लेकर भी। और इन्हीं तमाम सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ इंडिया बोले के स्टूडियो में मौजूद हैं स्वाति सहगल जी। आप अरमान की मां हैं, अपने बच्चे को खोया है स्कूल में। हमारे साथ जुड़ रही हैं लालचंद और सविता जी। आप गज़ल के माता पिता हैं, गज़ल कराटे चैंपियन थी, अब इस दुनिया में नहीं है। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं 3 और खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब, आप मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद टिक्कू साहब, आप NCPCR के सदस्य रह चुके हैं। और हमारे साथ है पूर्व IPS अफसर उदय सहाय साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का भी। और 3 खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर JS राजपूत साहब, आप अध्यक्ष रह चुके हैं, निदेशक रह चुके हैं NCERT के। हमारे साथ हैं योगेश पटेल साहब, आप ट्रस्टी हैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ हैं पूर्व IPS अफसर आमोद कंठ साहब, आप तीनों का भी स्वागत है। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल करने के लिए युवा पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। 8 सितंबर को स्कूल में मर्डर, 9 दिन बाद खुल गया स्कूल। प्रद्युम्न मर्डर केस से जुड़े कई रहस्य हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। जांच और बच्चों की सुरक्षा पर सवालों के बीच स्कूल दोबारा खुल गया है। हालांकि 3 महीने तक स्कूल हरियाणा सरकार के अधीन है, लेकिन प्रद्युम्न के पिता का कहना है कि सरकार जल्दबाजी कर रही है, इससे जांच पर असर पड़ सकता है। मुझे ये लगता है कि जब आप किसी एक थर्ड एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन देने जा रहे हैं तो जब तक वो उसका चार्ज टेक ओवर नहीं कर लेती है, जब तक वो पूरे स्कूल को देख नहीं लेती है, पूरे क्राइम सीन को मॉनिटर नहीं कर लेती है, जब तक वो आपको अपना कंसेंट नहीं देती है कि हाँ ठीक है अब आप इस एरिया को ब्लॉक करके स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक ये स्कूल स्टार्ट नहीं होना चाहिए। प्रद्युम्न मर्डर केस से पूरा मुल्क हिल गया है। जरा सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी जो प्रद्युम्न के सहपाठी हैं, जिन्होंने प्रद्युम्न के साथ वक्त गुजारे हैं, जो प्रद्युम्न की मौत के गवाह हैं। ये स्कूल अब वो पहले वाला स्कूल तो नहीं है। क्या सोचते हैं स्कूल के बच्चे? अब आज जब स्कूल आ रही थी तो थोड़ा डर था स्कूल आने को? हाँ बिल्कुल। मामा ने कहा आज बस स्कूल चले जाओ, फिर देखना अगर ज़्यादा बच्चे आते हैं तो मैं भेजूंगी, नहीं तो थोड़े दिन और रुक जाओ। परेशानी पेरेंट्स की भी है कि वो क्या करें, बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाएं या फिर दूसरे स्कूलों में एडमिशन करवाया जाए। आज भी कोई मैंने बस देखी तो कोई फीमेल अटेंडेंट नहीं बैठी थी उसमें, तो फिर से मैंने कहा एक बार आदत हो गई ना लोगों को, फिर वही सब चीज़ें करने की, तो वही आदत बनी हुई है। बस सेम लेवल पे चल रही है, कोई चेंजेस नहीं आए। एक्चुअली मेरा थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं तो हम भी अभी तक करवा देते हैं चीज़ें। काफ़ी पेरेंट्स बैठे हुए हैं अंदर भी जो TC के लिए बैठे हुए हैं। स्कूल खुल गया है। अहम सवाल है कि क्या लोग धीरे धीरे प्रद्युम्न मर्डर केस को भूल जाएंगे? क्या स्कूल सुरक्षा की सारी बातें जांच की भूल भुलैया में दफन हो जाएंगी? क्या प्रद्युम्न जैसे मामले बार बार दोहराए जाएंगे? दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। सबसे पहले स्वाति सहगल, आपसे समझना चाहूँगा क्या हुआ था अरमान के साथ, अगर आप थोड़ा दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। 1 अगस्त 2017 में तकरीबन 43 दिन पहले अरमान स्कूल गया था, नॉर्मली जैसे रोज़ जाता था, और हमें 7:50 पे मेरे हस्बैंड ने उसको ड्रॉप किया है। एंड हम लोगों को 8:10 पे कॉल आता है कि आपका बच्चे के साथ इमरजेंसी हो गई है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए जी। तो हम लोग भागते दौड़ते जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे हमारा बच्चा ही वॉज लाइंग ऑन अ स्ट्रेचर, डेथ था, वो ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया हुआ था हॉस्पिटल वालों ने। हम लोगों ने पूछा कि एग्जैक्टली इसके साथ हुआ क्या है। प्रिंसिपल मौजूद थी मौके पे। उन्होंने बोला कि अरमान स्लिप कर गया है कॉरिडोर में एंड देयर इटसेल्फ ही कोलैप्स्ड, और हम वहाँ से इसको यहाँ पे ले आए हैं हॉस्पिटल। वेयर एज उसका सच्चाई ये है उसकी, फिर हमने पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने हमें काफ़ी कन्वींस किया कि पोस्टमार्टम मत करवाइए। उनका बेसिक जो आइडिया था वो ये था कि केस नहीं बनना चाहिए एंड इसको यहीं से ये लोग ले जाएं एंड अपना रिचुअल्स करें।
तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग पोस्टमार्टम करवाएंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे माइंड में आया कि पुलिस को तो किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया है। तो आई रैंग अप द पुलिस केम ऑन द प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स, हॉस्पिटल में आई और उन्होंने हमारे को, पुलिस ने बोला कि आप पोस्टमार्टम करवाइए, पोस्टमार्टम आप ज़रूर करवाइए। इन लोगों ने हमें कन्विंस किया, वी टुक द डिसीजन कि हमें पोस्टमार्टम करवाना है। एंड देन हम लोगों ने पोस्टमार्टम का डिसीजन जैसे ही लिया, द मोमेंट वी टुक द स्टैंड, स्कूल अथॉरिटीज़ जो भी वहाँ पे थी वो वहीं से ही उसी टाइम निकल गई, क्योंकि उनको डर लगा कि अब हम फंस जाएंगे, अब हमारा केस हाईलाइट हो जाएगा, हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली 2 चीज़ें आई हैं। उसकी 2 मेजर इंजरीज हैं। वन इज़ उसका बेस ऑफ स्कल जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, दूसरा उसका नेजल बोन फ्रैक्चर हुआ है, जो कि दोनों चीज़ें किसी इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट से टकराने से ही हो सकती हैं। ऐसे सिंपल कॉरिडोर में स्लिप होने से दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। हमारे साथ लालचंद जी मौजूद हैं, सविता जी भी मौजूद हैं। आपकी बिटिया अच्छी कराटे की खिलाड़ी थी, क्या कुछ हुआ था, अगर आप थोड़ा दर्शकों को समझा सकते। जिस दिन स्कूल में गज़ल की डेथ हुई वो 31 जनवरी 2017 का दिन था। गज़ल को स्कूल में कराटे चैम्पियनशिप थी, जहां उसने गोल्ड मेडल वन किया और शील्ड मिला। ड्यूरिंग प्रैक्टिस उसको चोट लगी, वो गिर गई स्कूल में और उसको बाद में दोबारा एक्सर्शन के कारण सिर में पेन रिफ्लेक्ट हुआ। जब पेन रिफ्लेक्ट हुआ उस टाइम के कराटे सेशन के फ़ोटोज़ हैं कुछ मेरे पास, जिसमें वो रो रही है बैठकर, बट स्कूल की डायरेक्टर, प्रिंसिपल सब खड़े हैं वहाँ पर, कोई केयर नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास फ़ोन आता है तो ये आता है कि गज़ल के सिर में भयानक दर्द हो रहा है, हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप गज़ल के फादर को हॉस्पिटल भेज दीजिए। जब मैं हॉस्पिटल गया, कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ पर स्कूल के डायरेक्टर और उनके जो सबॉर्डिनेट्स वगैरह सब खड़े थे। मेरे अंदर जाते ही उन्होंने पूछा कि ये जेंटलमैन कौन है, तो एक टीचर ने बताया वो गज़ल के फादर हैं। वो सिंपली मेरे सामने आए और उन्होंने बोला कि शी वाज ब्रॉट डेड, अगर वो ज़िंदा होती तो हम कुछ कोशिश करते। स्कूल ने हॉस्पिटल के साथ मिलकर गज़ल की डेथ जो स्कूल में हो गई थी उसको केस ना बने, उसको डाइल्यूट करने के लिए, पॉइंट थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए हॉस्पिटल की हेल्प ली और ये बताया कि गज़ल की स्कूल में हॉस्पिटल में उनकी रिपोर्ट के हिसाब से हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डेथ हुई। ठीक है, लेकिन आप ये मानकर चलते हैं कि डेथ स्कूल में ही हो गई? स्कूल में ही डेथ हो चुकी थी। 1:07 पर गज़ल की स्कूल में डेथ हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से। और 1:10 पर स्कूल वाले उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे। इन बिटवीन उन्होंने गज़ल के कपड़े धोए, गज़ल का ब्लड धोया है, उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बिल्कुल, तो एक मिस्ट्री बना दी। जवाब आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है मैं आपसे आगे पूछूंगा, लेकिन विनोद टिक्कू साहब, आप सदस्य रह चुके हैं एनसीपीसीआर के, वो संस्था जो पूरे देश में स्कूली व्यवस्था किस तरीके से चल रही है इसकी निगरानी करती है। क्या ये भरोसा दर्शकों को वाकई मिल सकता है कि वो 19 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं पहली क्लास से 8वीं क्लास तक, वो वाकई सुरक्षित हैं? 2 उदाहरण हमारे सामने। देखिए, ये तो सिर्फ 2 केसेस हैं जो आप हाईलाइट कर रहे हैं। ऐसे पूरे देश भर में कई ऐसे केसेस हमारे संज्ञान में आए हैं जहाँ पे बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ है, पर वो इसलिए हुआ है क्योंकि स्कूल जो है वो उन गाइडलाइंस को बिल्कुल अलग कर देती है, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है जिसके लिए उनको डायरेक्शन दे चुकी हैं, या तो कमीशन से या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। अहमद कंठ साहब, आप तो लगातार इस मुद्दे पर काम करते रहे हैं। एनसीपीसीआर के पूर्व सदस्य का ये मानना है कि जो नियम इनके स्तर पर बनाए जाते हैं, सरकार के स्तर पर बनाए जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता है। सवाल ये कि फिर क्या इस तरीके से स्कूली व्यवस्था चलती आ रही है साल दर साल? नहीं, देखिए, एनसीपीसीआर ने, मुझे मालूम है कि एनसीपीसीआर ने बहुत सारे गाइडलाइन इशू किए हैं जी। विनोद टिक्कू साहब उसके पार्ट रह चुके हैं। मैं खुद चेयरमैन था दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स का जी। हम लोगों ने भी स्कूल सेफ्टी के लिए गाइडलाइन इशू किए, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीएसई के माध्यम से स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद तमाम स्कूल्स में लागू किए। तो गाइडलाइंस तो खैर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि बच्चे के साथ कोई घटना होने के पहले क्या बात हुई। अब मान लीजिए कि बच्चे को चोट लगी, उसके सर के पीछे चोट लगी या उसके नाक पे चोट लगी, तो फिर ये कैसे हुआ? इसको जानने की कोशिश तो स्कूल को करनी चाहिए। ये जानने की कोशिश तो तभी होगी जब संवेदनशीलता दिखे। प्रिंसिपल की, स्कूल की अथॉरिटीज़ की, केयर टेकर्स की, टीचर्स की। बीच में जेएस राजपूत साहब, किस तरीके से आप देखेंगे इस स्थिति को? मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, एक मामले नहीं है। यहाँ पर एनसीपीसीआर के सदस्य बता रहे हैं कि इस तरीके के ढेरों मामले उनके सामने लगातार आते रहे। क्या इसी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता रहेगा और ये किसी एक स्कूल का मामला नहीं? मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। जब तक आप
प्राचार्य के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, उसको प्रशिक्षित नहीं करेंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि ये काम करेगा कौन? प्राचार्य की जवाबदेही कौन तय करेगा इस सिस्टम में? प्राचार्य की जवाबदेही कौन तय करेगा इस सिस्टम में? सवाल तो ये सरकार की जिम्मेदारी, ये सरकार की ये देखिए सर, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ इनको डीएफिलिएट तो आप कर सकते हैं स्कूल्स को या नहीं कर सकते वो भी आप? स्कूल मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। मेरा पहला सुझाव प्रद्युम्न के केस में जब बात मुझसे लोगों ने की तो मैंने कहा जी, पहला काम है हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो 24 घंटे के अंदर स्कूल का टेक ओवर करती। ठीक है, जहां ऐसी घटनाएं हुई है वहां पर जब तक आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, जी, सीबीएसई ने इनमें से किसी, चाहे गजल का स्कूल हो, अरमान का हो, प्रद्युम्न का हो, सीबीएसई ने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, इनकी तो ये मान्यता उसी दिन 24 घंटे जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे, हमारे जिम्मेदारी राज्य को लेनी चाहिए, जनता को लेनी योगेश चाहिए। पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। योगेश पटेल साहब, आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं, अब ये समय आ चुका है कि जो स्कूली सिस्टम है और उससे जुड़े जो तमाम लोग हैं वो ईमानदारी से सोचें, अपनी जवाबदेही को तय करें, अपनी जिम्मेदारी को तय करें? ये जो बच्चे भगवान का रूप है। मैं हमेशा मेरे प्रिंसिपल टीचर्स को बोलता हूँ कि बच्चे अपने स्कूल में आते हो तो भगवान का रूप है और हमको बहुत बड़ी ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब, आपसे समझना चाहूंगा, बिल्कुल आज ही खबर आई जिसमें कहा गया कि सीबीएसई के जितने अध्यापक हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके मनोवैज्ञानिक जांच भी हो, कम से कम पता तो चले कि वो शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। आपको लगता है कि हाँ वक्त की जरूरत है, ये कम से कम पता तो चले कि टीचर सोचते क्या है, कितने संवेदनशील हैं? देखिए, ये तो बहुत फंडामेंटल चीज़ है जो बड़ी शर्म की बात है, हम लोग आज इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। जी, बाहर की कंट्रीज़ में तो आप क्या जितना तजुर्बा एक तरफ, जो आप किसी के बारे में सोचते हैं एक तरफ, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस हर हिसाब से एक तरफ, उनका सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट रिजल्ट क्या कहता है। बिल्कुल। उदय साहब, आपको लगता है कि हाँ जिस संवेदनशीलता की जरूरत है, जिसकी बात अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताई, वो वक्त की जरूरत है, बहुत पहले इस पर काम हो जाना चाहिए था, कब तक हम सबक लेते रहेंगे? कौन आदमी होशो हवास में इस बात को इनकार कर सकता है? और पुलिस में तो ये बहुत ज़रूरी है कि कटिंग एज पे, और ना केवल कटिंग एज पे, इवन आईपीएस ऑफिसर्स की कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होती है। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है यहीं दिल्ली में, लेकिन उसमें कोई आपके दिमाग के अंदर की दुनिया की जांच परख नहीं होती है। जी, कहीं ना कहीं टीचर्स जो एक तरह के हमारे समाज के अभिभावक हैं, उनका ये होना मेरे ख्याल से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे वोट नहीं देते, बच्चे घूस नहीं देते, ये सबसे अफसोसजनक बात है, और यही अफसोसजनक पहलू है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। प्रायोरिटी समाज के आज तक बनते नहीं हैं जी, और ये मेरे ख्याल से बहुत एक दुखदाई स्थिति है। बिल्कुल। 19 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में, कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक, लेकिन जैसा उदय साहब जी कह रहे हैं कि चूंकि वो वोट नहीं देते हैं, इसलिए शायद वो नीति निर्माताओं की प्राथमिकता में कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो क्या आपके बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं वो सुरक्षित हैं? और अगर सुरक्षित नहीं है तो इसके पीछे जवाबदेही किसकी है? सिर्फ स्कूल की या उस पूरे सिस्टम की जो कहीं ना कहीं स्कूली व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? उदय साहब ने बड़ी अहम बात कही पिछले सेगमेंट में कि वो बच्चे वोट नहीं देते हैं, इसलिए कहीं प्राथमिकता में नहीं है। हमारे साथ दो अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, स्कूल में ही खोया है। स्वाति के मन में ढेरों सवाल हैं। स्वाति, आप अपनी बात कहें। मैं पूछती हूँ, डे 1 से अगर ऐसा इंसिडेंस किसी स्कूल के अंदर होता है तो उनका जो प्रमोटर है, जो चेयरमैन है, जो प्रिंसिपल है, उनको शील्ड क्यों किया जाता है? ये पुलिस क्यों हमारे साथ ना होके प्रोटेक्ट करती है पुलिस स्कूल वालों को? मतलब पुलिस को हमने चयन किया है, गवर्नमेंट को हमने चयन किया है अपनी सुरक्षा के लिए, ना कि इंस्टीट्यूशंस की सुरक्षा के लिए। SHO जो है क्यों ऐसा लगातार होता है? और पुलिस की तो जिम्मेदारी होती है, स्थानीय थाने की जिम्मेदारी होती है, उस क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी होती है पुलिस की कि उस इलाके के स्कूल में क्या कुछ हो रहा है, कम से कम उसे पता तो हो। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कि पुलिस इन बच्चों के हक में काम ना करे। सवाल नहीं उठता है कि पुलिस जो है, ये जो माता पिता परिवार जो उनकी शिकायतें हैं, जो सर नहीं कर रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। जयेश राजपूत साहब, स्कूल में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो क्या वाकई एक उदाहरण आपके पास है सर जो आप बताना चाहें जिसमें जवाबदेही तय हुई हो? मैं 2-3 बिंदु इस पर कहना चाहता हूँ। जी, मैंने बताया अभी जो बात आपके सामने कही गई कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसका कारण क्या है? इन स्कूलों के दरवाजे पर शिक्षा में नीति बनाने वालों से लेकर के उसका क्रियान्वयन करने वाले जाकर के खड़े रहते हैं।
नतमस्तक होते हैं सर, खड़े नहीं रहते, नतमस्तक होते हैं, कार्रवाई कभी नहीं होती, नोटों के वजन के नीचे दबे रहते हैं। आप इज्जत ना दीजिए, नतमस्तक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ। वो सहमत हैं आपसे, माफ कीजिएगा कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब ठीक 6:30 बजे लौटेंगे तो इसी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि जो सिस्टम साल दर साल इसी तरीके से सामने नजर आता रहा है वो बदलेगा कैसे, और जवाबदेही क्या वाकई किसी की फिक्स हो पाएगी, या सब कुछ सबको नजरें सिर्फ अदालत पर ही रहेंगी। तो कैसे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि जब आपका बच्चा स्कूल गया है तो वो वहां से सुरक्षित लौटेगा? ये एक बुनियादी सवाल है जिसको लगातार हम इंडिया बोले में उठा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जुड़े तमाम अलग अलग पहलुओं को, चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं। प्रद्युम्न की हत्या के 9 दिन बाद खुला स्कूल। स्कूल 3 महीने के लिए सरकार के अधीन है। प्रद्युम्न के पिता स्कूल खोलने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि तमाम एहतियात बरते गए हैं। महत्वपूर्ण विषय है, विद्यालय जब खुला है तो उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है ताकि किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना होने दें। हत्याकांड के बाद स्कूल का पहला दिन था और काफी चौकसी बरती गई। स्कूल के अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। बच्चों की काउंसलिंग भी की गई। सर स्कूल का माहौल आज बहुत स्ट्रिक्ट था। जहाँ भी जाते थे हमारे साथ सब एक टीचर्स हमेशा जाती थी, चाहे कुछ भी करने जा रहे हैं वॉशरूम या फिर पानी पीने के लिए, टीचर हमारे साथ जा रही थी। कुछ ही नहीं हुआ था स्कूल में, बस रिवीजन करवाया था स्कूल में। टीचर्स ने क्या बताया आपको सिक्योरिटी को लेकर? कुछ ही नहीं बताया था, बस टीचर ने बोला कि जैसे बैठना वैसे रहो, कि बस वॉशरूम में टीचर्स लेके गई थी। बाकी सब कुछ नॉर्मल था? हाँ। हत्याकांड के बाद प्रशासन होश में आया है, लेकिन एक आंकड़ा जो आज भी चिंता का सबब बना हुआ है। बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। देश में 8वीं तक की छात्रों की तादाद 19 करोड़ है। 5वीं तक के छात्रों की तादाद 13 करोड़ है, जबकि देश में 8वीं तक के स्कूलों की संख्या 13 लाख है। इनमें से 17,753 स्कूल CBSE से एफिलिएटेड हैं। क्या कभी देश के 13 लाख स्कूलों में सुरक्षा के उचित इंतजाम हो सकते हैं? क्या बच्चों का भविष्य महफूज हो सकता है? रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, गुरुग्राम। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गजल के पिता लालचंद जी हैं जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम से जुड़ा। लालचंद जी, PCR के बिहाफ पे आप बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों की सेफ्टी में, बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ही है, बच्चों की सेफ्टी में NCPCR की भूमिका क्या रहती है जब किसी बच्चे की स्कूल में डेथ हो जाती है या किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है? किस तरह आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हो, किस बेसिस पे वो आप केस को क्लोज करते हो? बिल्कुल, ये आप बताइएगा, लेकिन पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि दरअसल में सिस्टम का मजाक देखिए। NCPCR और SCPCR को एक स्कूल की मॉनिटरिंग के लिए जो बजट मिलता है वो जानकर आप चौंक जाएंगे, सिर्फ 50 रुपए। यानी दिल्ली में बैठकर अगर किसी राज्य के किसी स्कूल की मॉनिटरिंग करनी है NCPCR को तो उसके लिए 50 रुपए का प्रावधान है। टिक्कू साहब, नहीं, मैं आपको करेक्ट करूँ, 50 रुपये का प्रावधान सिर्फ RTE एक्ट के अंदर है, बाकी बजटरी एलोकेशन अलग भी रहती है। RTE एक्ट का भी दायरा बहुत बड़ा है, बट NCPCR का जो फंक्शन है दैट इज ओनली पॉलिसी गाइडलाइंस एंड टेकिंग सो मोटो कॉग्निजेंस इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे SCPCR के रीच ना हो, स्टेट कमीशन के रीच कोई ताकत है क्या इस तरीके के कमीशन के पास? किसी को जेल भिजवा सकता है क्या कमीशन? जो बुनियादी सवाल है, डायरेक्टली नहीं कर किसी को जेल भिजवाया है डायरेक्टली, तो मतलब ये हो गया कि तो फिर है क्यों वजूद में? एक दो पैसे वजूद में है क्यों? ऐसे नहीं बोल सकते। आज की डेट में भी वजूद में क्यों है, सवाल ये है। 7 बंदे आज की डेट में भी जेल में पड़े हैं जो कि रोहतक कांड में पकड़े गए थे अपना घर। उसके पीछे NCPCR की भूमिका बिल्कुल। गजल के केस में NCPCR का क्लोजर लेटर है। एक पुलिस वाला IO जिसको इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग पूरी नहीं आती, वो इन्वेस्टिगेशन करता है और NCPCR उसकी रिपोर्ट के बेस पे केस क्लोज कर देता है। ऐसे डिपार्टमेंट का क्या फायदा, ऐसे सिस्टम का क्या फायदा जिसका बजट 45 रुपए हो? आपकी जवाबदेही पर ही सवाल है। अगर ऐसा हुआ है और आपको लगता है कि वो गलत हुआ है, यू स्टिल हमें लगता है मैं दोबारा बैगिंग करूं? दूसरी बात, टिक्कू साहब माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं एक सेकंड के लिए। लालचंद जी, जेएस राजपूत साहब, आप शिक्षा व्यवस्था में बहुत लंबे समय से रहे सर, बहुत लंबा अनुभव है आपको, इस तरीके के ढेरों मामले आपके सामने भी आते रहे होंगे। क्या कभी भी उन राजनीतिक दलों ने जो सत्ता में रहे, केंद्र में भी और राज्य में भी, शिक्षा दोनों की जिम्मेदारी है, क्या कहीं ये प्राथमिकता में रहा है कि स्कूली सुरक्षा पर ईमानदारी से बात हो सके? कभी नहीं रहा है। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, स्कूल है, किसी ने कोई चिंता नहीं की है। आज भी आपने इतनी बड़ी चर्चा की है, लेकिन मैं बार बार कहना चाहता हूँ उसका मूल स्रोत कहाँ पर है। जब तक इन स्कूलों में नियुक्तियाँ बिना राजनीतिक दबाव के नहीं होंगी, जब तक प्रशिक्षण ठीक नहीं होगा,
तब तक हम गाइडलाइंस या नई संस्थाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। जब आप राजनीतिक दबाव की बात कहते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि इन तमाम स्कूलों के ऊपर कार्रवाई इसलिए भी नहीं होती कि ज्यादातर स्कूल राजनेताओं के हैं, राजनेताओं से जुड़े लोगों के हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा देश एक आतंकवादी को सजा देने के लिए रात को कोर्ट को ये एक बड़ी वजह है राजपूत साहब? एक बच्चे की नहीं जीएसटी के लिए रात को कोर्ट खुल जस्टिस जाता के है, लिए लेकिन कोर्ट जस्टिस तक नहीं आदमियों को मिलता। धक्के खाने पड़ते हैं। राजपूत साहब, खाइए बस। क्या अधिकतर शैक्षणिक संस्थान राजनेताओं के हैं या उनसे जुड़े लोगों के, इसलिए कार्रवाई नहीं होती, इसलिए अभिभावक निराश है सिस्टम से? एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही है। या तो वे देखिए 3 श्रेणियां हैं, या तो राजनेताओं ने खुद स्थापित किए हैं या उन्होंने स्थापित कराए हैं, या उन लोगों का रसूख राजनेताओं से है। इस बात को देश को स्वीकार करना चाहिए, इसको उजागर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि नियुक्तियां जब होती हैं तो उनकी कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें कि किसी का कोई प्रभाव न पड़ सके और केवल मेरिट देखिए फिर बाद में आप तो सर क्या जो अभिभावक हैं राजनीति साहब, अभिभावक क्या इस देश के सिस्टम से भरोसा उठा लें अपना, ये मानते हुए कि स्कूल राजनेताओं के हैं या उनसे जुड़े लोगों के हैं, यानी कि नतीजा नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम छोड़ दें इंसाफ की उम्मीद? बड़ा क्लियर बोला गया कि इंसाफ नहीं मिलेगा, सीबीआई की कोर्ट नहीं हाँ करेगी और प्रशासन वैसे काम नहीं करेगा। लोग आगे आ रहे हैं। देखिए पहली बार इस देश में लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं सर, और 10-12 गजल मर जाएंगे, 10-12 अब सैगल मर जाएंगे, 10-12 रियान के स्कूल हो जाएंगे, प्रशासन आगे आएगा। ये जो पॉलिटिकल ये जो राजनीतिक मिली भगत है शिक्षा व्यवस्था की, क्या आपको लगता है ये बड़ा एक फेल्योर है इस पूरे सिस्टम का? इसी के कारण पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं, बाकी तमाम विभागों की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं कि वो स्कूल का मालिक कौन है, दरअसल में यही नहीं पता है आप, या पता है उनको इसलिए वो कदम नहीं उठा रहे। नहीं देखिए, मैं थोड़ी बात, अगर आप देखिए मेरी बात सुन लें आप। जी सुना। चीज़ है कि SCPCR NCPCR के पास काफ़ी अथॉरिटी होती है और बहुत अथॉरिटी होती है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है, उनके पास पूरी ताकत है, कोर्ट की पावर है, वो समन कर सकते हैं, NCPCR भी काम नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। क्यों नहीं होता है? नहीं, देखिए अथॉरिटी पूरी है। और रही बात, ये हर बात के लिए पॉलिटिकल बात निकाल के कहानी को खत्म कर देना अच्छी बात नहीं है। देखिए किसी हर कहानी को आप एजुकेशनल सेक्टर में नेताओं की एंट्री नहीं है। आज हमारे पास कानून है। नहीं, मेरी बात सुने आप। जी सुनाए। आप पहले मेरी बात सुनाए। नहीं देखिए मेरी बात सुने आप 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ आज हमारे पास पूरे कानून है, पूरा तंत्र है। देखिए पुलिस की भी रोल है, कमीशंस की रोल है, आज कानून हमारे पास पूरे के पूरे हैं। आप चाहें तो एक्ट कर सकते हैं। सर कौन एक्शन लेगा और किसके खिलाफ एक्शन लेगा? ये जो बात मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ आमोद खंड साहब, मेरे पास रिपोर्ट है, क्यों नहीं लिया? हम लोगों ने लिया है, आप पता कर लें। आप पता कर जो राजनेताओं से जुड़े, आप मालूम कर लें DPS में क्या एक्शन है आपका? किस तरह का? देखिए हर चीज में राजनेता की बात कह के राजनीति को तो छोड़ दीजिए, आप खत्म कर देना कोई जायज बात नहीं है। ठीक है, जायज बात नहीं है। फिर तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप समाधान चाहते हैं तो मिलकर रहे मैडम, आप समाधान चाहते हैं ना जी, आप एक्शन चाहते हैं। सर उनका दर्द है, उन्होंने अपने बच्चे को खोया है, लेकिन इन सबके बीच में योगेश पटेल साहब आपसे भी समझना चाहूंगा, उनकी क्या आपको लगता है कि वाकई आप लोगों को ईमानदारी से सोचना चाहिए उन मुद्दों के बारे में जिन मुद्दों पर चर्चा ईमानदारी से नहीं हो रही है? एक रिपोर्ट है जो कहती है कि पिछले 10 साल में निजी स्कूलों ने अपने फीस में 150% का इजाफा किया है। एक अभिभावक अपना पेट काट कर फीस जमा कर रहा है स्कूलों में, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके स्कूल में जो बच्चा जा रहा है वो सुरक्षित लौटेगा भी है। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि मैनेजमेंट को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं, ये बच्चों को जब तक आप अपना बच्चा नहीं समझेंगे तब तक आप उनको न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में उदय साहब सर, ये जो सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, आमोद खंड साहब भले इस बात को नकारें, लेकिन वो जो राजनीतिक संरक्षण का आरोप है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? इसी के कारण हर पूरा सिस्टम दंडवत हो जाता है स्कूल प्रशासन का। इत्तेफाक रखते हैं। जैसे आप दिल्ली के ही प्राइवेट स्कूल्स को उठा के देख लें, ओनरशिप पैटर्न आपको क्लियरली एक ब्लाइंड आदमी भी कह देगा कि मेजरली ये रिच एंड पावरफुल लोगों का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पॉलिटिकली पावरफुल लोग हों या पैसे से रिच लोग हों। अगर है तो उनके यहाँ उसको प्रोटेक्शन और उसकी संरक्षण का पूरा उपाय वो करेंगे। सही है गलत है उसके लिए आप आवाज़ उठाते हैं, और आप आवाज़ उठाएं ना उठाएं, जनता आवाज़ उठाने लगी है, बिल्कुल, और उनका गुस्सा जायज़ सर। लेकिन जनता की आवाज़ तो
चुनिंदा आवाज़ सिर्फ पहुंच पा रही है मीडिया के माध्यम से। स्कूलों में इस तरीके की लापरवाही के ढेरों ऐसे मामले होंगे जो सामने आ ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, और वो देश भर की स्थिति है, चुनिंदा स्कूलों की स्थिति नहीं है। हो सकता है कि वो टॉप 10 स्कूल ना हो सकता है कि वो बहुत दोयम दर्जे के स्कूल हो, वहां पर भी इस तरीके की लापरवाही दिखती हो। देखिए और वो मामला सामने आता ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन आपने ही ये बात कही कि 150% इजाफा हुआ है उनके फीस में। बिल्कुल, कितना परसेंट इजाफा हुआ है सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेने में? अगर दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट आपके सामने बिल्कुल ओबियस ढंग से सामने। सर, आप आईपीएस अफसर रहे हैं, क्या स्थानीय थाना प्रमुख कभी जाता है किसी स्कूल में अपने थाना क्षेत्र के और वो पूछता है कि आपके यहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम है, जरा एक बार बताइए? नहीं जाता। बीट ऑफिसर जाता है, सिर्फ थाना प्रमुख कभी नहीं जाता। ये बीट ऑफिसर जाता है क्या? बीट ऑफिसर जाता है। बीट ऑफिसर जाता है जब उसको कहीं से पैरवी आती है कि इनका एडमिशन कराना है। बीपीएस साल के पूर्व से लेके पूरा बोरे जो मिलते हैं वो लेने जाते हैं, सूटकेस तो बड़े-बड़े लोग गरीब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर कक्कर, जो बात जेएस राजपूत साहब ने कही थी, उन्होंने अध्यापकों के ऊपर सवाल खड़ा किया था कि देखिए साहब, अध्यापक ही नहीं और जो है वो नाकाबिल हैं। कैसे आप मानकर चल रहे हैं कि वो संवेदनशीलता उनमें नजर आ जाएगी, मनोवैज्ञानिक लिहाज से वो चीजों को बेहतर तरीके से समझते होंगे? क्या आपको लगता है कि ये भी एक चुनौती है क्या? अरे मेरे पास तो हर रोज़ एक ऐसा केस आता है जब पेरेंट लेके आता है, और 90% केसेस में मैंने देखा है प्रॉब्लम बच्चे की नहीं होती है, प्रॉब्लम टीचर्स की होती है। टीचर्स जिस तरह उनको, और मैं स्कूल्स के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर इतने बड़े बड़े स्कूल्स के अगर मैं नाम, आप दिल्ली के टॉप 5 लेकिन मेरे पास जो आंकड़ा है वो कहता है कि इस देश के 9% टीचर हैं जो अनट्रेंड हैं, 4 लाख टीचर अनट्रेंड हैं इस देश में। और ये मेरा खुद का डायग्नोसिस है, डायरेक्ट मैं आपको अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे को इन्होंने स्केपगोट बना दिया, पेरेंट्स को पिलर टू पोस्ट करा और पेरेंट्स को एक तरह से बोल दिया जी आप बच्चे को यहाँ ले जाओ, आपका बच्चा बदतमीज है। तो उस पर हमने पूरी रिपोर्ट बनाई है जी, जो हमने स्कूल को दी है कि भैया इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती अध्यापक की है, इसमें टीचर्स की है। जो टीचर्स ने एक कंसेंसस अपने आप में एक बच्चे को टारगेट कर रहे हैं या बच्चे की कभी दरअसल में खुद अध्यापकों को सोचना है कि क्या वाकई वो तमाम पहलू जो एक अध्यापक के तौर पर उनके अंदर होने चाहिए, वो तमाम तत्व मौजूद हैं या नहीं। तो इंडिया बोले में बुनियादी सवाल आज का यही कि 13 लाख स्कूल में पढ़ने वाले 19 करोड़ बच्चे कैसे सुरक्षित अपने घर आ सकते हैं स्कूल से शिक्षा हासिल करके। तमाम सवाल भी हैं युवा पीढ़ी के, उन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। सर, मैं भी टीचर रह चुकी हूँ और मेरे को पता है कि पहले से स्कूलों में ये बता दिया जाता है कि आज जैसे कि सीबीएसई का वहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, तो जो नॉन टीचर स्टाफ है उनको पहले ही मैनेजमेंट बोल देता है कि नॉन टीचर स्टाफ आज मत आओ। क्यों? क्योंकि जो वो ट्रेन टीचर्स नहीं है तो उनको पहले ही बोल दिया जाता है कि आज इंस्पेक्शन होगा, आज आप मत आइएगा। इंस्पेक्शन वाले लोग पहले ही उनको बता देते हैं कि जांच होती है जिसका पहले ही पता चल जाता है। आपका सवाल। वेरी नाइस सर, जैसे मैम ने बोला कि पुलिस नहीं आई है ना गज़ल के केस में ना मैम के केस में, सर मैं क्या ये समझूं कि स्कूल पुलिस सब कुछ बिका हुआ है? किसी बच्चे की हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार प्रिंसिपल और मैनेजमेंट हो। बिल्कुल, ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब समझने की कोशिश करेंगे इस आखिरी सेगमेंट में। और शुरुआत आमोद कंड साहब आपसे, किस तरीके से स्थिति सुधर सके, समाधान आपको क्या नजर आता है? 2 बातें हैं जी। एक तो पहली बात की जिम्मेवारी तय होनी ही चाहिए, जो स्कूल के प्राध्यापक हैं, केयर टेकर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, 100% तय होनी चाहिए, अब तक तय नहीं है। दूसरी तरफ जो है, दूसरी बात ये है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो कि आरटीई एक्ट में गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, ये कंपलसरी होना चाहिए तमाम स्कूल्स में, 13 लाख स्कूल्स में कंपलसरी होना चाहिए। जेएस राजपूत साहब, आपके हिसाब से, आपके मुताबिक क्या समाधान है इसका? राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक बात कहनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए कि सरकारी स्कूल को सुधारिए। योगेश पटेल साहब, आपके मुताबिक क्या समाधान? समाधान साहब मैंने तो बहुत पहले बता दिया कि अब सब लोग को अपना जो काम है वो बहुत बड़ी ईमानदारी से करना पड़ेगा। देखो हादसा तो होता है। उदय साहब, ये इस तरीके के जो हजारों लाखों करोड़ों सवाल हैं उन करोड़ों बच्चों के, अभिभावकों के, इनका जवाब क्या सर? स्थिति सुधरेगी कैसे? मैं समझता हूं कि जो भी स्कूल्स को ज़मीन दी जाती है सरकार द्वारा, उसमें कुछ प्रावधान होते हैं कि अगर ये चीज़ आप वायलेट करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे अपने 50 साल की उम्र में एक भी केस पता नहीं है जहां किसी स्कूल का लाइसेंस, प्राइवेट स्कूल का लाइसेंस रद्द हुआ हो, किसी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हुआ हो जो उसके प्रावधान को वायलेट करता हो। लालचंद जी, आपके हिसाब से क्या आप उम्मीद कर? प्रशासन और जब तक सरकार अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से नहीं निभाएगी तब तक इस देश का भला हो ही नहीं सकता है, इसमें अपना योगदान नहीं देगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी एक को सजा जब तक नहीं मिलेगी, इस तरह के हादसे हर दिन हर हफ्ते होते ही रहेंगे।
प्रमोटर्स को पकड़िए, प्रमोटर्स को बचाइए मत। पुलिस को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर में एक ऐसा सीन हो सकता है, गॉड फॉरबिड्स, बट हो सकता है। उनको कोई Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में बहुत संक्षेप में डॉक्टर कक्कर, मनोविज्ञान के हिसाब से और समाज की इस बदलती सोच के हिसाब से कि बच्चा 7:55 पर स्कूल में जाता है और 8:05 पर खबर आती है कि उसकी हत्या कर दी गई है, ये जो मानसिक विकृति है इसको भी कैसे बदले, संवेदनशीलता कैसे आए? देखिए संवेदनशील, देखिए हमारे जैसे आप ऑडियंस ने बड़ा अच्छा एक चीज़ बोली थी, हमारे देश में ह्यूमन वैल्यू नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट, जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें सेंसिटिविटी आ ही नहीं सकती। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नीति निर्माता हैं वो ईमानदारी से सोचेंगे, जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, इस बात का एहसास होगा कि इन्हीं तमाम स्कूलों में उनके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और अपना अनुभव दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। नमस्कार।